हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रंगवाज क्लासेस। मैं हूं गुंजन और आज मैं शुरू करने वाला हूं क्लास 12th की हिस्ट्री का फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता। तो अगर आपने कभी ना कभी तो इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। इसका दूसरा नाम जो है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि इसका पता कैसे चलता है, और उसके बाद हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की क्या क्या विशेषताएँ थी और इसके कुछ मेन पॉइंट्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि इसका काल क्या है, इसका समय क्या है। तो देखिए, इसके जो समयावधि है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसकी खोज करता है, यानी कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज जो हुई थी वो 1921 ईस्वी में हुई थी और दयाराम साहनी ने किया था। तो ध्यान रखना है इस बात को आपको। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। आपको कभी कभी ये भी 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है। इसकी जो विशेषता थी, ये कौन सी सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, तो आपको बोलना है ये एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, और इसमें व्यापार प्रधान था, मतलब व्यापार बहुत ज़्यादा होता था। अब इसका विस्तार की बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैला। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और भी कई जगह पे, उत्तर प्रदेश हो गया, लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, ठीक है, इसी जगह पर हुआ है। और दोस्तों, बैकग्राउंड साउंड के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ये मानते नहीं है, मैं इनको कितनी बार समझा चुका हूँ, यहीं पीटना है सब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए निर्वाह के तरीके। ठीक है, मतलब लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे, कैसे चलाते थे अपना जीवन। भूखे पेट थोड़ी कि बस बैठ गए, भगवान दे देंगे, ऊपर से गिरा देंगे हमारे लिए, ऐसा थोड़ी होता है। देखिए वो कैसे जीवन यापन करते थे। पेड़ पौधों से जो उनको उत्पाद मिलता था, यानी कि खजूर हो गया, नारियल हो गया, केला हो गया, ये सब से अपना जीवन चलाते थे। मछली, गेहूँ, जौ, मटर, फल, इस सब की खेती करते थे। अब इन सब की ये सारी जो चीज़ें थी वो प्राप्त उनको कहाँ से होती थी, मिलती थी कहाँ से। देखिए, जो बाजरा था वो गुजरात से मिलता था, जो चावल था वो कहाँ से, लोथल से मिलता था। अब देखिए पशुपालन, यहाँ के लोग पशुओं को भी पालते थे, जैसे कि बैल, गाय, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, हिरन, घड़ियाल, ये सब को पालते थे, दूध वूध निकालते थे, अपना काम निकालते थे इनसे। ठीक है, अब आते हैं कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में कि कृषि वहाँ की कैसी थी। तो देखिए, जितने की साक्ष्य मिले उससे लगता है कि वहाँ की कृषि तो उन्नत थी भाई। ठीक है, उन्नत मतलब समझ रहे हो ना, अच्छी खासी थी। अब देखिए चोलिस्तान, और जो पहले ये मैं बता देता हूँ कि आपको जो कृषि होती थी वो बैलों द्वारा की जाती थी, क्योंकि मॉडर्न टेक्निक कोई था नहीं जैसे कि आज है। अब देखिए चोलिस्तान, बनावली यानी कि हरियाणा, आज हल के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं कि हल मिला है वहाँ पे, हल से खेती किया जाता था। कालीबंगन जो कि आज राजस्थान है, वहाँ पे भी हल रेखा के साक्ष्य मिले। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, 1 नंबर में पूछते हैं कि हल रेखा का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। अब देखिए, सिंधु में ही सबसे पहले कपास की खेती हुई थी, कपास की पैदावार हुई थी। और यहाँ पे क्या किया जाता था, फसल को काटने के लिए जैसे आज अलग अलग चीज़ें यूज करते हैं ना, हार्वेस्टर वगैरह, लेकिन वहाँ पे पत्थर के हंसियों का यूज किया जाता था। ठीक है जी, ज़मीन जो थी वो अर्धशुष्क थी, मतलब आधी उसमें नमी थी, पूरी नमी नहीं थी, आधी सूखी थी। अब देखिए अफ़गानिस्तान में एक जगह है शोतुरगई, यहाँ पे नहर मिले हैं, नहर पाए गए हैं। अब बात करते हैं विलासिता की वस्तुओं की खोज। विलासिता से आप क्या समझते हैं? विलासिता मतलब होता है आराम, आराम की वस्तुएं, जैसे कि आज हो गया सोफ़ा वगैरह हो गया, फर्नीचर हो गया, बढ़िया बढ़िया। पहले ऐसा थोड़ी था, पहले क्या था कि ज़मीन पे बैठ के करते थे सारे काम। अब तो सोफ़े पे बैठ के, अब तो मम्मी मैं नहीं उतरूँगा सोफ़े से, बेड पे से नहीं उतरूँगा, ऐसे ऐसे करते हैं भाई। भाई थोड़ा आलसी मत बनो, थोड़ा काम करो यार। तो देखिए, इसमें 2 वर्ग आता है। पहला वर्ग रोज़मर्रा की चीज़ें जो कि मिट्टी से बनता था, ठीक है, जैसे चक्कियाँ, अमृतभांड, सुइयाँ एवं झावा। और ये जो चीज़ें इनको मिलती थी वो मिलती थी कहाँ से, बस्तियों से मिलती थी। कौन सी बस्तियाँ? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। अब देखिए शिल्प उत्पादन की जानकारी। अब देखिए मैंने आपको बता तो दिया, पहला वर्ग है रोज़मर्रा की वस्तुएं, और जो इसमें दूसरा वर्ग था ना, सॉरी यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया, सॉरी, आप लिख लीजिए, नोट्स बनाते रहिए साथ साथ, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। दूसरा जो वर्ग था ना, वो ऐसे वस्तु उनको मिलते थे कि उनको समझ में नहीं आता था कि अनुष्ठान से संबंधित है या किस चीज़ से संबंधित है। उनको वहाँ पे ऐसी कई सारी चीज़ें मिलती थी जिनको उनको ना एक वर्ग में सम्मिलित करने में दिक्कत हो रही थी कि इसको रोज़मर्रा की चीज़ें में रखें या धार्मिक अनुष्ठान कर्म कांड वाले में रखें। अब आते हैं शिल्प उत्पादन की जानकारी, मतलब अलग अलग पत्थरों से जो चीज़ें बनाते थे। अब देखिए चौहंदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तुलनात्मक में छोटी बस्ती है। चौहंदड़ो एक बहुत ही छोटी बस्ती है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इससे बड़े हैं। मोहनजोदड़ा बोल दिया मैंने गलती से, सॉरी, मोहनजोदड़ा। अब देखिए चौहंदड़ो जो थी वो सिर्फ 7 हेक्टेयर में फैली थी,
और वहीं अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो 125 हेक्टेयर में था ये। 125 हेक्टेयर समझ रहे हो, एक बहुत बड़ा हो गया। अब चौहंदड़ों में ही ज़्यादातर शिल्पकारी का काम होता था। जैसे उदाहरण यहाँ पे क्या क्या होता था, मनके बनाया जाता था, संग की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण, बाट बनाना, ये सब होता था। अब जो मनकों का जो निर्माण किया जाता था, जो मनकों को बनाया जाता था, उसमें बहुत सारी चीज़ें वो किया जाता था, शामिल किया जाता था। अब मनके मतलब एक माला टाइप जो होता नहीं है, जैसे छोटी छोटी चीज़ें बनाते हो, वही। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि मनके कैसे बनाए जाते थे। तो मनके बनाने में जो चीज़ें उपयोग में लाई जाती थी वो था क्या, जैस्पर, स्फटिक, सेलखड़ी पत्थर, तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुएं, फेयंस और पक्की मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर में आता ही है। जब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा तब मैं सही बता रहा हूँ, ये ज़रूर आएगा, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि कुछ मनके जो थे वो सोने के टोप से भी बनाए जाते थे और इनका आकार जो होता था वो होता था चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार और खंडित। देखिए अब बात करते हैं, कुछ मनके जो थे वो सेलखड़ी के चूर्ण के लेप से भी बनाए जाते थे और उनको सांचे में ढालकर बनाया जाता था। अब देखिए ये सारा काम जो होता था चौहंदड़ों में ही होता था और इसको शिल्पकार करते थे। अब बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की। तो देखिए मोहनजोदड़ो जो है वो हड़प्पा सभ्यता के 2 मुख्य शहरों में से एक था। अब इसमें बात करते हैं मोहनजोदड़ो की विशेषताएं। तो देखिए ये हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रमुख शहरों में से एक था। उसके बाद ये आज जो है ना, ये आधुनिक पाकिस्तान मतलब आज के पाकिस्तान के लईकाना ज़िले में है ये, और इसका मैंने आपको क्षेत्रफल बताया ही 125 हेक्टेयर है। अब मोहनजोदड़ो में नगर को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता था। पहला था दुर्ग और दूसरा निचला शहर। तो आइए जल्दी से इसका डिफरेंस कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल रंगबाज क्लासेस पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे, और साथ ही साथ नोट्स उतारते जाइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल सके। तो आइए अब जान लेते हैं दुर्ग और निचला शहर के बारे में। तो देखिए दुर्ग जो था वो छोटा आकार होता था इसका, इसे ऊंचाई पर बनाया जाता था और इसको चारों तरफ से दीवार से घेरा जाता था, और यही दीवार जो होती थी वो दुर्ग को निचले शहर से अलग करती थी, विभाजित करती थी। और एक बात और बता दूं मैं, इसमें मेंशन करना रह गया है, जो दुर्ग थी ना यहाँ पे शासक वर्ग के लोग रहते थे, यहाँ पे नॉर्मल लोग नहीं रहते थे। वहीं बात अगर हम निचला शहर की करें तो निचला शहर जो था वो आकार में दुर्ग से बड़ा था। दुर्ग जैसा कि मैंने आपको भी बताया छोटा था, लेकिन निचला शहर उससे बड़ा था और यहाँ सामान्य लोग रहते थे। ये सामान्य लोगों के लिए बनाया गया था, नॉर्मल लोगों के लिए। और यहाँ की जो मुख्य विशेषता ये थी कि यहाँ की जल निकास प्रणाली बहुत ही उन्नत थी। मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ का जल निकास क्या था और कैसे होता था, ठीक है। तो आज मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, मोहनजोदड़ो की विशेषताएं क्या है, यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, शिल्प उत्पादन की जानकारी मैंने दी। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, ठीक है।